Once again, welcome all of you. So our today's topic is perception, जिसमें हम perception का meaning cover करने वाले हैं and the most common errors in perception उसको cover करने वाले हैं. So let's begin. So before starting the concept, just look at this picture and let me know that what you can see in this picture. Let me know in the comment section what you can see in this picture. Okay, look. कुछ लोगों को इसमें एक यंग लेडी दिखेगी, कुछ लोगों को इसमें एक ओल्ड लेडी नज़र आएगी. फाइन, वो क्यों ऐसा हो रहा है? वाई मुझे इसमें यंग लेडी नज़र आ रही है या तुम्हें इसमें और एक ओल्ड लेडी नज़र आ रही है या किसी को भी अलग हमें पिक्चर क्यों इसमें नज़र आ रही है? दिस इज़ बेसिकली परसेप्शन. यही तो हमारी परसेप्शन है. परसेप्शन का मीनिंग यही होता है. परसेप्शन क्या होता है? लुक, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में से मीनिंग को निकालते हैं. फाइन, हमने अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके, आईज, नोज़, ईयर्स, टंग को यूज़ किया और उस पर्टिकुलर चीज़ का एक मीनिंग निकाली. जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी आइज़ को यूज़ किया, ये पिक्चर को देखा और इस पिक्चर में से एक मीनिंग निकाल लिया. मैंने उस पिक्चर में से मीनिंग निकाला कि मुझे इस पिक्चर में एक यंग लेडी नज़र आ रही है, या मैंने इसमें से एक मीनिंग निकाला कि मुझे इसमें एक ओल्ड लेडी नज़र आ रही है. तो दिस इज़, मैंने अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को, एक पर्टिकुलर डेटा को इंटरप्रेट किया और उसमें से एक मीनिंग निकाला. राइट. तो परसेप्शन सबकी अलग अलग हो सकती है. अगर हम इसको बेसिक एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना, तो परसेप्शन हमारी सोच होती है, हमारी थिंकिंग होती है. हम किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने. ये बेसिकली क्या है, एक माइंड प्रोसेस है. फाइन, जिसमें हम अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं और सेंस ऑर्गन्स के थ्रू डेटा लेके, जहाँ जो भी मेरी आइज़ ने देखा वो मेरे ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने मुझे उसका एक इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दिया. तो जहाँ पे हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके माइंड से एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फिर, और उसको एक मीनिंग दे रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली परसेप्शन. तो परसेप्शन का मीनिंग थोड़ा समझ में आएगा. अभी हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो, परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज एंड ऑब्टेन मीनिंग फ्रॉम द सेंसरी स्टिमुलाई दैट रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट. परसेप्शन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ से लोग क्या करते हैं, मीनिंग निकालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को और मीनिंग निकालते हैं उनमें से जो हमें एनवायरनमेंट से मिली. फाइन, परसेप्शन की वजह से ही हम अपना या दूसरों का इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं. सपोज़ मैंने बोला, मैं कहीं पे भी, सपोज़ मैं किसी पार्टी में गई, मैंने एक पर्सन को देखा, वो वहाँ पे बहुत बोल रहा है, सबके साथ बात कर रहा है, सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो मैंने अपनी परसेप्शन बना ली कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, ये सबके साथ बात कर रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोवर्ट नहीं है, ये बहुत बात कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सट्रोवर्ट है. तो ये क्या हो गया? दिस इज़ माई इम्प्रेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो वो मैंने कैसे बनाया? अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, अपने ब्रेन से मैसेज लेके और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक मीनिंग निकाल दिया. दिस इज परसेप्शन. राइट. पीपल ऑफ्टन परसीव द सेम थिंग्स इन डिफरेंट वेज. लोग चीज़ों को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं. जैसे अभी इस इमेज में हमने देखा ना, किसी ने इसमें यंग लेडी देखी, किसी ने ओल्ड देखी, या फिर इसमें देखो इसने इस पिक्चर को देख के इस पर्सन ने बोला कि ये 6 लिखा है, लेकिन इधर से एक पर्सन ने देखा और उसने क्या बोला, मुझे तो 9 दिख रहा है. अब दोनों को अपने अपने पार्ट से अलग अलग दोनों ने अपने माइंड को यूज़ करके परसीव कर लिया ना, अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके. सो दिस इज बेसिकली कि परसेप्शन में हम लोग अलग अलग सेम थिंग्स को अलग अलग तरीके से भी परसीव कर सकते हैं. फाइन. और हम उन चीज़ों को जो हमने परसीव कर लिया उसको लेटर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को जज करने के लिए. सपोज़ मैं बोलूँ, मैंने अपनी क्लास में, मैं लेक्चर लेती हूँ, मैंने क्लास में देखा, मुझे क्लास में एनालाइज करके ये लगा कि ये 3-4 स्टूडेंट्स जो है ना, इनका किसी भी, सपोज़ मैंने बोला कि इनको बॉलीवुड की बहुत नॉलेज है ना. अब कोई भी बॉलीवुड क्विज़ आया तो मैंने क्या किया, जो मुझे पास से पता चला था या मैंने जो भी चीज़ें एनालाइज कर रखी थी, तो मैंने क्या बोला, अच्छा कोई भी कॉलेज में सपोज़ कोई क्विज़ कॉन्टेस्ट होने वाला है बॉलीवुड का, तो मैंने उन 4 का नाम सजेस्ट कर दिया कि ये जो 4 लोग हैं इनको बहुत अच्छी नॉलेज है ना.
तो इसलिए ये क्या है, जो हमने चीज़ें सुन ली है, जिनको हमने अपने माइंड में रखा हुआ है, उसको हम बाद में यूज़ भी करते हैं किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, या किसी भी चीज़ किसी भी टाइम पे जब उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़ बेसिकली परसेप्शन, जहाँ पे एक बेसिक सा मीनिंग क्या है, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का मीनिंग निकाल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, दैट इज़ बेसिकली परसेप्शन। ओके, नाउ कम टू एरर्स इन परसेप्शन। जब हम परसेप्शन बनाते हैं या जब हम परसेप्शन करते हैं, तो कई बार हम कुछ एरर्स कर जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो कुछ कॉमन एरर्स क्या है परसेप्शन में जो बहुत बार हो जाते हैं? देखो, फर्स्ट इज योर सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सेलेक्टिव मतलब हमने सेलेक्टिव चीज़ों को ही लिया, सेलेक्टिव चीज़ों को ही लेके और अपनी सोच बना ली, अपनी परसेप्शन बना ली। फाइन। तो सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? मैनेजर्स क्या करते हैं, कई बार बायस हो जाते हैं अपनी परसेप्शन में, जब वो उतनी ही चीज़ों को अटेंशन देते हैं जो उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो बाहर उससे निकलते ही नहीं। देखो, एक इसका बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कंपनी में मैनेजर ने बोला कि हमारी बिजनेस में कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही होंगी? उन्होंने सबको बिठाया और सबसे क्विक क्वेश्चन पूछा कि हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तुम्हें क्यों लग रहा है क्यों आ रही होगी? तो मैनेजर, जो मार्केटिंग का मैनेजर था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि हो सकता है हमारी जो मतलब हमें ना हमारी मार्केटिंग की जो टीम है ना उसको बढ़ा देना चाहिए। मार्केटिंग की टीम बढ़ा देते हैं, सेल्स पर्सन बढ़ा देते हैं, इस तरीके से इसको प्रमोट करते हैं, तो हमारा जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है ना वो सॉल्व हो जाएगी। प्रोडक्शन वाले ने क्या बोला कि प्रोडक्शन में हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेना चाहिए, इसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फाइनेंस वाले ने बोला कि हमें हमारा बजट बढ़ा देना चाहिए, हमें ये सब कर लेना चाहिए, उसने अपने फाइनेंस से रिलेटेड सब सजेशंस दे दिए। तो ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली सेलेक्टिव परसेप्शन। हम सिर्फ वो ही सोच रहे हैं या हम सिर्फ वो ही देख रहे हैं जो हमारे आसपास है, जो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। हो सकता है ये सब चीज़ें जो हमने बोली ये प्रॉब्लम का रीज़न ही ना हो। फाइन। तो इसको बोला जाता है सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन का मीनिंग समझ में आया, जब उतनी चीज़ों को, उतनी पोर्शन को देख रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं मार्केटिंग की बंदी हूँ तो मैं मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूम रही हूँ, उसमें ही अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जो प्रोडक्शन में है वो प्रोडक्शन में ही अपने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज सेलेक्टिव परसेप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, हम क्या कर रहे हैं, अपनी परसेप्शन को बना रहे हैं। मेरा अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं वही चीज़ें सोच रही हूँ, उसी में ही अपना फोकस कर रही हूँ, उसी में ही अपना सोच रही हूँ कि कैसे होना चाहिए सॉल्यूशन। तो अपने एक्सपीरियंस को देख के, पास्ट एक्सपीरियंस को देख के हम उन्हीं चीज़ों से अपनी परसेप्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द टेंडेंसी टू जज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, जहाँ हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे एक पूरे पर्सन को जज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है क्लास में, वो हमेशा मैं क्लास में जाती हूँ, फर्स्ट बेंच पे बैठ बैठ के लेक्चर को अटेंड कर रहा है और हमेशा टाइम पे आ रहा है कॉलेज। तो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने सपोज एक ही एट्रीब्यूट को देखा कि वो रोज़ फर्स्ट बेंच पे बैठ के लेक्चर को अटेंड कर रहा है। तो मैंने एक सिंगल एट्रीब्यूट के बेसिस पे उसको ऑल ओवर जज कर दिया कि अच्छा ये टाइम पे कॉलेज आ रहा है या फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट भी होगा, इसका मतलब ये अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करता होगा, इसका मतलब इसको समझ में भी आ रहा होगा, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। फाइन। तो दिस इज हेलो इफेक्ट, जहाँ हमने सारे एक्सपेक्ट्स को जज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। फाइन। सपोज मैंने बोला कि एक जो पर्सन है वो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसका मतलब वो पुअर परफॉर्मर भी होगा, इसका मतलब उसको नॉलेज भी नहीं है, इसका मतलब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने उस पर सारी चीज़ों को उसके बेसिस पे जज कर दिया। सो दिस इज नॉट द रियल केस, मे बी ऐसा ये ट्रू ना हो। फाइन। और सिर्फ एक बंदे की जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है बहुत अच्छी है, उसके बेसिस पे मैंने बोल दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स को करेक्ट कर दिया। तो हेलो इफेक्ट इसको ही बोला जाता है, जहाँ हम एक सिंगल एट्रीब्यूट को देख के उस पर्सन के हर एस्पेक्ट्स को जज कर लेते हैं। थर्ड इज योर स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? ये इट इज़ अ टेंडेंसी टू असाइन एट्रीब्यूट्स टू समवन सोली ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल ऑफ विच दैट पर्सन इज अ मेंबर। मतलब जैसे अगर कोई पर्सन, जैसे तुमने सुना होगा कई बार हम बेसिकली देखते हैं कि
कास्ट की बेसिस पे हम बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, या ये पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, या ये एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो ये इसको क्या बोला जाता है, स्टीरियोटाइपिंग। जब हमने किस कैटेगरी के वो पीपल हैं उसके बेसिस पे ही हमने उनको पूरा डिटरमाइन कर दिया कि उनके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे इंडिया में तो हम बहुत बार देखते हैं कि कास्ट के बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के बेसिस पे, इसके बेसिस पे बहुत बार स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, जहाँ पे कास्ट, रिलीजन, एज, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बिजनेस क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। या मैं बोलूँ कि जो वीमेन होती है ना, वो हमें मतलब वीमेन के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत केयरिंग होगी, या वो बहुत हमेशा ही बहुत सपोर्टिव होगी, या बहुत इमोशनल होगी। तो इट इज़ नॉट अ रियल केस। मे बी मेल भी तो हो सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि हमेशा फीमेल ही इमोशनल हो सकती है या केयरिंग हो सकती है। तो दिस इज जस्ट अ स्टीरियोटाइपिंग। हर टाइप के लोग होते हैं, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, है ना। तो इसलिए दिस इज, ये एक एरर है, ये एक मिस्टेक है जो हम किस में कर लेते हैं, परसेप्शन में कर लेते हैं। फाइन। या फिर कई बार बोला जाता है कि जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं ना वही बेटर सॉल्यूशंस के साथ आ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रियल केस। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्सपीरियंस जो लोग होंगे वही बहुत आपको बेटर आइडियाज़ दे सकते हैं। कई बार हो सकता है कि जो फ्रेश टैलेंट है वो भी आपको बहुत अच्छा आइडिया देते हैं। सो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग, जहाँ हमने एज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे एक पर्सन को उसके उसी के बेसिस पे उसको एट्रीब्यूट्स को असाइन कर दिया। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। Now, projection is the tendency of people to see their own traits in other people. मतलब जिस टाइप की मेरी पर्सनालिटी है ना, या जिस टाइप की मैं हूँ, मेरे को लगेगा कि सामने वाला पर्सन भी उसी टाइप का ही होगा। सपोज मैं बोलूँ कि अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ तो मुझे लगेगा कि सामने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी लोग हैं वो सब ऑनेस्ट ही होंगे। बट दिस इज़ नॉट द रियल केस। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला पर्सन होगा। तो हम कई बार अपने ही तरीके से या जैसे हम होते हैं वैसे ही ट्रेड्स सामने वाले में देखने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें उसमें सामने वाले ट्रेड्स हमारे जैसे ट्रेड्स दिख जाते हैं तो हमें वो पर्सन अच्छा भी लगने लगता है। अच्छा इन द सेंस हम उसको पॉजिटिव रेटिंग देने लगते हैं कि हाँ ये मेरे जैसे काम कर रहा है, मतलब ये तो बहुत डिसेंट है। फाइन। सपोज मैंने बोला कि मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मेरे को कोई एक काम को कंप्लीट करना है, तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा है तो रुक भी रही हूँ। और मेरे साथ के जो और लोग हैं मुझे लग रहा है कि वो तो नहीं रुके, वो तो चले गए। तो मैंने बोला कि नहीं, उनके वो तो हार्ड वर्किंग ही नहीं है, वो तो काम को बुरा ही नहीं करना चाहते हैं, या वो तो अच्छे रिजल्ट्स लाना ही नहीं चाहते। बट दिस इज नॉट द रियल केस। हो सकता है वो अगले दिन आके अच्छा रिजल्ट दे, या हो सकता है वो उसको घर से काम को कंप्लीट कर ले, या वट एवर इज द केस। मैं सिर्फ अपने ट्रेड्स को किसी और के ट्रेड्स के साथ जब कंपेयर कर रही हूँ, या मैं बोलूँ जैसे मेरे ट्रेड्स हैं वैसे ही सामने वाले में भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन परसेप्शन। एरर्स इन परसेप्शन, प्रोजेक्शन एरर। देखो रिसर्च क्या बोलती है कि देयर टेंडेंसी फॉर मैनेजर्स टू गिव मोर पॉजिटिव रेटिंग टू इंडिविजुअल्स हु आर मोर लाइक देम। ये जो उनके जैसे होते हैं वो उनको पॉजिटिव रेटिंग भी बहुत ज़्यादा देते हैं। कंट्रास्ट, लास्ट इज, नेक्स्ट इज योर कंट्रास्ट इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है, व्हेन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रास्टेड विद दोज ऑफ रिसेंटली एनकाउंटर्ड। मतलब जैसे मैंने बोला कि कोई बेसिकली इंटरव्यूज़ के केसेस में ज़्यादा देखा जाता है। सपोज मैंने बोला कि एक इंटरव्यू चल रहा था, एक इंटरव्यू में एक पर्सन ने बिल्कुल भी मतलब एक इंटरव्यू दिया और उस पर्सन ने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, बट उसने इंटरव्यू दिया। उसके बाद कोई पर्सन आया, उसने बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं बोला, या उसके बाद एक और पर्सन आया, उसने भी कुछ अच्छा नहीं बोला। तो उसके बेसिस से मैंने क्या बोल दिया, जो फर्स्ट वाला था वही बेस्ट है, वही सबसे अच्छा इंटरव्यू देकर गया और उसको ही सेलेक्ट कर लिया। बट जब तक सिर्फ उसने इंटरव्यू दिया था तब तक वो मुझे पर्सन सुटेबल में भी नहीं लगा था, लेकिन बाकी सबको देखने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको ही बेस्ट बोल दिया। या फिर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो कि प्रेजेंटेशन ले रही है क्लास में टीचर, और आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो कोई जो भी फर्स्ट स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दिया उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सेकंड वाले ने दिया उसकी भी बहुत अच्छी गई। अब जब आपकी आई, आपकी भी बेस्ट थी, लेकिन उन दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो फिर उनकी बहुत अच्छी हो गई। उसकी वजह से जब आपको इंटरनल्स में 5 आउट ऑफ 4 मार्क मिल गए, वो क्या है, वो है कंट्रास्ट इफेक्ट। वाई? क्योंकि अगर उन दोनों की अच्छी ना होती तो हो सकता है आपको 5 आउट ऑफ 5 भी मिलते। लेकिन हमने क्या किया,
हमने कंट्रास्ट इफेक्ट किया जब एक इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर दिया रिसेंटली एनकाउंटर जिनका हुआ है उनके साथ। अभी रिसेंटली हमने उन फर्स्ट और सेकंड वाले को देखा और उसके साथ आपका कंट्रास्ट हो गया, उसके साथ आपका कंपैरिजन कर दिया, तो दिस इज कंट्रास्ट इफेक्ट बेसिकली। तो होप एरर्स इन परसेप्शन क्लियर हो गए रहेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर।